Hi guys, let's just begin with our session. आज का हमारा सेशन है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन मेथड बचा हुआ था, इसीलिए मैं डिवीजन मेथड आज लेके आया हूँ। आज मैं आपको कोफिशिएंट भी करा दूंगा और डिवीजन भी करा दूंगा, दोनों चीजें कवर हो जाएंगी आज की क्लास में। ओके, तो फटाफट आ जाइए, तो हम लोग शुरू कर देते हैं सेशन को। ओके गाइस, फटाफट से आ जाइए और जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं तब तक हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं एंड फिर शुरू करते हैं। मेरे बारे में आप सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। मेरा नाम उत्कर्ष है। पास्ट 7 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और पास्ट 7 ईयर्स से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अपने बारे में और चीज़ें क्या बताऊँ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था एंड देन उसके बाद आई लेफ्ट माई जॉब और मैंने पढ़ाना शुरू किया। एंड मीनवाइल अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट्स में से पढ़कर और सिलेक्शन ले चुके हैं। एंड अगर आप YouTube पे सर्च करना चाहें तो आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं एंड आपको ईजिली मेरे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे रेगुलरली अगर आप यहाँ पर मुझे फॉलो करते हैं तो मैं 12th की क्लास का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे है, जहाँ पर हमने ये वाली चीज़ शुरू कर रखी है। चैप्टर नंबर 2 के को आज ख़त्म कर देंगे एंड 3 पे हम शुरू कर जाएंगे। 2 की कुछ चीज़ें बची नहीं है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल का जो सेशन है और डिवीजन मेथड और फैक्टर थ्योरम, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्टर थ्योरम से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसकी आज हम बात करेंगे, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आता ही आता है। चाहे आप अपना जेई का एग्जाम ले लीजिए, मेन से एडवांस, और चाहे आप अपना 10th का पेपर ले लीजिए। उस 10th में ये लॉन्ग डिवीजन सर जेई में कैसा जाता है, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हमको मिलता है, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन देख पाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के चैप्टर को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़िएगा। इसका यूज़ हम अपनी 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में देखेंगे। ठीक है गाइस, नाउ अभी आपको एक चीज़ ये पता है कि अभी तक जो केसेस आज जो मिले हैं वो अभी तक के हाईएस्ट केसेस हैं, विच इज़ 4200। सो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स है और अभी जैसी सिचुएशन चल रही है, बिकॉज अभी चाहे आप रेड जोन मान लीजिए, ऑरेंज मान लीजिए, ग्रीन मान लीजिए, लोगों के लिए ओपन कर दी गई हैं बहुत सारी चीज़ें। एंड 7 to 7 आपका जो शिफ्ट है, 7 to 7 आपका जो मूवमेंट है वो अलाउड है। सो प्लीज़ ये जो 7 to 7 का टाइम है, इसमें आप फ्रीली घूमिए नहीं। अगर आप रेड जोन में आते हैं, आप कंटेनमेंट जोन में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन कैसे पता लगेगा। बिकॉज हमें सेतु ऐप से तो ये नहीं पता लग रहा है, आरोग्य सेतु जो हमारी ऐप है। तो उसके अलावा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आरोग्य सेतु पे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके आसपास कितने केसेस आए हैं। तो उसमें आप आरोग्य सेतु अगर ऐप खोलेंगे तो उसमें आप डिस्टेंस को भी चेंज कर सकते हो और उसमें देख सकते हो कितने किलोमीटर के एरिया में आपके पास कितने केसेस आ चुके हैं। उसका फायदा ये होगा आपको कि आपको अपने एरिया की सिचुएशन एक्चुअल में पता लगेगी। प्लस आप गूगल सर्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर आ रहा है, सो प्लीज़ अवॉइड करिए बाहर रोम अराउंड करना। आप घूम रहे हैं, शाम को टहल के आ रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए। आई नो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इवन मैं बताऊं आपको, मैं खुद कंटेनमेंट जोन में ही हूँ और मेरा जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है। मैं खुद बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ और कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है घर पे बैठे रहना। और सच बात है कि ईजी नहीं है अगर आप इतने टाइम से बैठे हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 45-50 डेज हो रहे हैं हमें लॉकडाउन के। एंड ठीक है, ये बेटर है अगर आप कोई डिजीज़ अपने घर लेकर के आ रहे हैं और खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्लस अपने फैमिली मेम्बर्स को वही डिसीज़ कर रहे हैं। मे भी हो सकता हो आप अभी यंग हैं और आपके अंदर मे भी जो ओल्ड एज हैं या जो बच्चे हैं आपके घर में, उनके लिए वो चीज़ें ईजी नहीं होंगी। सो थिंक रिस्पॉन्सिबली
आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं तो प्लस अपनी फैमिली भी हो सकता हो, आपको लगता हो बाहर घूम के आने से क्या हो जाएगा, या मैं आता हूँ तो मैं ग्लव्स पहन के निकलता हूँ और मैं मास्क पहन के निकलता हूँ। यू नेवर नो आप कहाँ पर कंटेनमेंट लेके आ रहे हैं, कहाँ पर वायरस लेकर आ रहे हैं, यू नेवर नो। बिकॉज अभी मैं आपको रिसेंट एक न्यूज़ बताता हूँ, कल के आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था। देयर इज दिस लेडी जो कि मुंबई को बिलोंग करती हैं, शी इज वन ऑफ माई फ्रेंड, जिन जो अभी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। पास्ट आई गेस 14-15 डेज से हम लोगों की व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी, हम लोगों का ग्रुप है उसमें, तो सभी लोग पूछ रहे थे कि नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, कैसा चल रहा है, आपस में जैसे कलीग्स की बात होती है। तो उनका साथ भी यही था, वो डेली रिस्पॉन्ड करती थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या कि दो उनके हस्बैंड जो है वो रिलायंस में काम करते हैं, तो रिलायंस ने चेकिंग के लिए बोल दिया कि जितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं एटलीस्ट उनके 3 फैमिली मेम्बर्स की हम टेस्टिंग करेंगे। ओके, उन्होंने जब टेस्ट, हस्बैंड की और उनका एक बेबी है 3 इयर्स का, तीनों लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। अब ये तीनों लोगों को पता ही नहीं था कि वो कोरोना पॉजिटिव है। मान लीजिए बच्चा कहीं बाहर नहीं जाता, हस्बैंड डेली जा रहे थे क्योंकि रिलायंस की कुछ चीज़ें ओपन है एंड वहाँ पे जाना ज़रूरी है। वो अगल बगल सोसाइटी में जाकर मिल रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं और शॉप्स पर जा रही हैं। तो उनको भी, और आपको ये बताऊं मैं, उनको एक भी सिम्टम ऐसा नहीं दिखा है कि फीवर आ रहा हो, टेम्परेचर राइज किया हो, स्नीजिंग हो रही हो, कफिंग हो रही हो, ये कुछ भी नहीं है सिम्टम्स। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और घर पे ही रहते थे, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं पड़ा कि ये वायरस कब आ गया। तो प्लीज़, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज हमें आइडिया ही नहीं पड़ रहा है कि ये जो चल रही है सिचुएशन, ये कैसी सिचुएशन है, किस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि इसे आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ आपकी बात नहीं, आपकी फैमिली की बात है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइस। ठीक है, तो समझिएगा ज़रूर। ओके, एंड आई होप सब लोग अभी तक आ गए होंगे। अभी बिगिन कर देंगे 11 बजे से पहले। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि लेट्स जस्ट से इफ आई मल्टीप्लाई 349 with 999, what should be the answer? चलिए निकालिए। Come on guys, if by 999, what? नो, इसका मेथड मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग अभी तक आंसर निकाल चुके होंगे जो मेरी प्रीवियस क्लास अटेंड कर चुके हैं। जो नहीं निकाल पाए हैं उनके लिए मैं मेथड बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दो मेथड और मैं आपको बता दूंगा, प्लीज़ वो 2 मेथड भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो क्या मैं कह सकता हूँ ये 349 मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस 1 है। सो व्हाट डू आई नीड टू डू? आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 349। यही तो करना, बात समझ रहे हैं ना? मुझे यही हिसाब तो करना है भाई। 349 में से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है, यही वाली चीज़ है ना। अब क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, किस तरीके से होगा, ज़रा समझिए और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज 1, 9 दिस इज 5 एंड 9 दिस इज 6 एंड दिस इज 8, दिस इज 4 एंड दिस इज क्लियर। समझ रहे हैं? तो ये मेरे पास में आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर। नाउ अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ तो ये मेरे पास में एक आंसर आ गया और ये आपको दिख रहा हो। ओके, कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि क्या करना क्या होगा, ज़रा समझिए। अगर मुझे क्या करना है, 349 को मल्टीप्लाई करना है 999 से।
ठीक है, 349 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक नंबर घटा करके इसको लिख दूंगा 348, और जो घटा करके लिखा उसी को माइनस कर देना है। सो आंसर क्या आ गया, 651। दिस इज माई आंसर। फिर से देखते हैं, 443 को मल्टीप्लाई करना था 999 से, इसके बाद मैंने क्या किया, 442 लिख दिया, और फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें से 442 लिख दिया और 442 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 442557। बात करेक्ट, सभी को समझ में आ गया? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा और सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रोसेस है। ओके, किंग, अंशु, हेलो, ठीक है। ये वाला मैथड सभी को समझ में आ गया कि अगर मैं 999 से किसी को, तब भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, ये सिग्नल 9 हो तब भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये मेथड बहुत इजी मेथड है। ओके, अब ना एक चीज और फंसती है यार, अगर सर मुझे 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मेथड बहुत ज्यादा इजी है। 45 का स्क्वायर निकालना, कि आप 25 पहले से लिख दोगे और फिर क्या कर दोगे, इसमें एक नंबर आपने बढ़ा दिया, दिस इज 5, और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस कम्स आउट टू बी 2025। ओके, लेकिन अगर मुझे 45 को 55 से मल्टीप्लाई करना, तब क्या करूंगा? ठीक है, अगर मुझे 45 को 55 से मल्टीप्लाई करना हो तब क्या करूं? तो देखो बेटा, कभी भी जब सामने के कोफिशिएंट चेंज हो तो एंड में 75 जरूर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या करना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि इसमें से एक नंबर कम करना है और आपस में क्या करना है, ये जो नंबर है मेरे पास में, ये कितना हो जाएगा, इसको बढ़ा देना है। जरा समझिए मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, किसी के एंड में अरे तो किस हिसाब से समझते हैं, लॉजिक समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, तो लॉजिक ही समझना है। क्या 45 को लिख सकता हूं मैं 90/2? आप बोलोगे यस। क्या 55 को लिख सकता हूं 110/2? आप बोलोगे यस। भाई ये वाली बात ठीक है, क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मैंने 99 कर दिया और लिख दिया इधर 100। क्या ये बात सही है? 99 100। अब 100 को अगर डिवाइडेड बाय 4 करता हूं तो 25 आता है। और अभी मैंने ये फंडा बताया था आपको कि 99 से अगर किसी नंबर को जो सेम हो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एक घटाया, लिखा मैंने 24, और इस 24 को ही इसमें घटा दिया, तो आंसर कितना, 75। बात समझ में आ गई? क्लियर है? फंडा क्लियर? अब फिर से समझते हैं, 75 को मल्टीप्लाई करना था 35 से, बात ठीक है ना? 75 को मल्टीप्लाई करना था 35 से। ना मैंने क्या बोला कि 75 को लिख तो सकते हैं कितना, 150/2, और 35 को लिख सकते हैं 70/2, यानी 15 × 7 × 25i। ये बात ठीक है? क्लियर, समझ रहे हैं? एक चीज तो हमें तुरंत फंडे में समझ में आ गई है, और ये फंडा हमारा क्या है कि कोई भी नंबर अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। ना इस केस में जब हमारे पास में डिजिट बड़ी बड़ी हो गई है, डिफरेंस बड़ा बड़ा आ गया, तो सर इसकी ट्रिक पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अभी क्या है ना, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 × 25, ये एक डिफिकल्ट टास्क लग रहा होगा आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला तो 99 हो गया, ये वाली ट्रिक तो आपने बता रखी थी मुझे, लेकिन ये वाली ट्रिक तो नहीं बताई थी आपने। अब भाई ये वाली ट्रिक अगर नहीं बताई तो फिर यहाँ पर तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, जैसा कि हमको लग भी रहा है कि भाई अगर मान लो मुझे एक चीज ये भी याद हो कि 15 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ और आंसर 375 आता है, उसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो टास्क तो यही है। इससे बेटर मैं इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल लेता भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेता हूँ। एक बार आंसर जरा चेक करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं इसके ऊपर, जरा समझिएगा, और फिर आपको तरीका ना खुद ही दिखने लगेगा, क्योंकि एक बार आपको वे दिखने लगा तो आपके लिए चीजें इजी हैं। ठीक है, क्लियर? मैंने कहा कि एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
तो 5 5 is 25, 2, this comes out to be 35, this is 37. आ गया? ये हो गया 15, 1 कैरी ओवर, 21 एंड 22. यहां पर तो सर मेरे पास में 25 आ गया है. यहां पर मेरे पास में ये देख रहे हैं आप, ये 62625 मेरे पास में आंसर आता है. अभी तो आपने बोला कि डिफरेंट डिजिट्स होती है तो एंड में हमारे पास में 75 जरूर होगा, लेकिन यहां पर तो 25 बच गया है. बस यही डिफरेंस आपको पकड़ना है. जब भी किसी के पीछे अगर 5 लगा हो तो समझिए फंडा कहां से शुरू होता है और क्यों यहां पर 75 है और क्यों यहां पर 25 है. जरा समझिए. किसी के पीछे 25 हो तो मैं 25 पहले से ही लिख देता हूं. अब मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दिस कम्स आउट टू बी 21. दोनों का जो टोटल है 7 + 3, दिस इज 10. ठीक, और 10 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 5 को इसमें ऐड कर दो, ये आंसर आ गया 2625. तो सर जी वहां पर 75 क्यों आया, समझेंगे जरा. 45 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 55 से, लिख दिया किसी के एंड में 5 है, 25 आना ही आना है. इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया बाबू हमारे पास में 20, और इसको प्लस किया तो आ गया कितना 9, और 9/2 इज 4.5, यानी 4 तो इधर चला गया, यानी ये आंसर हो गया 2475. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. अब मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि क्यों आ गया है ये. तो फंडा आप समझ में, कुछ भी हो, 5 हो तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो. 65 को मुझे मल्टीप्लाई करना था 45 से, मैंने क्या किया 25 पहले से लिख लिया. 6 4s are 24, 6 + 4 is 10, डिवाइडेड बाई 2 is 5. दिस आंसर इज 2925 आंसर. 75 को मल्टीप्लाई करना था 85 से, मैंने 25 पहले से लिख दिया. 7 8s are 56, 7 + 8 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 is 7.5. तो 7 तो यहाँ पे जोड़ा, 5 यहाँ जोड़ दिया, ये हो गया 75, और इसमें 4 यानी 6375 आंसर आ गया. बोलो समझ में आ गया. कोई भी नंबर हो जिसके एंड में 5 हो, फंडा आप क्लियर हो गया आपको. आई होप टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी, क्लैरिटी मिल रही होगी आपको कि कैसे हो रहा है. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम अपना डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. 2 तरीके के डिवीजन, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक फैक्टर थ्योरम. लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा, फैक्टर थ्योरम भी बताऊंगा. लॉन्ग डिवीजन मेथड, अच्छा एक चीज तो आपको पता है, डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट, ये 3 तरीके के प्रजाति होती है. अच्छा 4 तरीका, चौथा हमारे पास रिमाइंडर हो गया. रिमाइंडर तो आपको पता है, डिविडेंड, डिवाइजर और क्या हो गया क्वोशिएंट. ये 3 चीजों, डिविडेंड और डिवाइजर के बीच में क्या है ना, कंफ्यूजन बहुत है कि शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है. आइए डिविडेंड, मान लिया कि मेरे पास में क्या था, 15 था. 15 को मुझे 2 से डिवाइड करना था. सो 15 इज डिविडेंड. जरा समझिए, 15 2 से डिवाइड किया, कितना चला गया, 7 × 14. एक रिमाइंडर बच गया रिमाइंडर. ठीक है, बात समझ रहे. आनंद देव, हेलो आनंद. ओके, श्रेया, हेलो श्रेया. ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आया होगा. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि मैंने कहा कि 15 को 2 से डिवाइड करना था. सो डिविडेंड इज 15, डिवाइजर इज 2, क्वोशिएंट इज 7 एंड रिमाइंडर इज 1. सो अगर मैं 2 × 7 + 1 कर दूं सो 15 आता है, और वही डिविडेंड था. इसी फंडे पे मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड चलता है. ओके, समझ रहे, इसी फंडे पे लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरा चलता है. ठीक है, इसलिए देख रहा हूं कि मुझे आप लोगों के कमेंट दिखते जाए. ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पर जब टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो कमेंट नहीं खोल सकता हूँ मैं.
तो अगर आपको बीच में कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट करते जाइए। गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है, ठीक है। कोई भी आपको अगर बीच में प्रॉब्लम होती हो तो आप कमेंट जरूर, भी आपका स्टेप में कोई प्रॉब्लम हुई, अगर नहीं क्लियर होता है तो मैं समझा दूं अच्छे से। ओके, आगे बढ़े। मैंने कहा यार मुझे क्या करना था, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको मुझे मोनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, मोनोमियल से डिवाइड करना है। ओके ना, अगर मुझे आप मोनोमियल आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, 40x² माइनस 15x प्लस 5, ये है मेरे पास में। इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक चीज पता है कि मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 40x² को अलग कर दिया, 15 को अलग कर दिया और 5 को अलग कर दिया, और तीनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। यही तो होता है भाई, इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं हम। जब ऐसे समझो, अगर मान लो मेरे पास में दिया हो लेट्स जस्ट से 37 को अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि 35 को 5 से डिवाइड कर दिया और 2 को 5 से डिवाइड कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आता है, और 2 को डिवाइड किया 5 से तो 0.4 आता है। तो आंसर इसका 7.4 आता है। समझे ना, फंडा समझ में आया ना। तो मतलब मैं ब्रेक कर सकता हूं किसी भी चीज को एक्सक्यूज मी सो सॉरी। ओके, तो मैं ब्रेक कर सकता हूं किसी भी टर्म को, छोटे छोटे टर्म्स में, छोटी छोटी चीजों में ब्रेक कर सकता हूं, और उसी के ऊपर, उसी के बेसिस पे मैं आंसर निकाल सकता हूं। ये बात तो आप समझ रहे हो ना, उसी के बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूं, आंसर पता लग जाएगा मुझे ना। यहां पर मैंने कर दिया इंडिविजुअली डिवाइड, तो मेरे पास में 8x² 3x और 1 आ गया। ये मेरा मोनोमियल से डिवाइड करना है। अभी मैं बाइनोमियल से भी दिखाऊंगा, और अभी मैं पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल से भी दिखाऊंगा, एक एक करके सारी चीजें समझ। ये वाला फंडा सभी को क्लियर हुआ, डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। अब आगे, अभी तक हम मोनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन क्या था मोनोमियल, कांस्टेंट था, तब तो बड़ा इजी था। अगर सर जी कांस्टेंट ना हो, मोनोमियल के साथ में मोनोमियल जो डिवाइजर है उसमें वेरिएबल भी लगा हो, जैसे पहले तो हम 5 से सिर्फ डिवाइड कर रहे थे, अगर 5x से कर रहे होते तो आप बोलोगे सर x से ये क्यूब का एक काट देंगे, स्क्वायर बच जाएगा, इस x से स्क्वायर का एक काट देंगे, x बच जाएगा, मेरे पास में आंसर आ जाएगा। और जैसे नॉर्मली चल रहा था, इसको काटा 3, ये वाला काटा 6 और ये वाला काटा 2, तो 3x², 6x और -2, ये हमारे पास में आंसर हो गया। ये वाली चीज ठीक है, बट फंडा तो यहां फंसता है जब 4x + 1 हो जाए, या 4x - 1 हो जाए, या 4x² + x हो जाए। भाई फंडा तो वहां फंस जाएगा, क्योंकि मोनोमियल से डिवाइड करना इज वेरी इजी, आगे किसी और को डिवाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, ठीक है गाइस, समझ रहे हैं ना। जस्ट अ सेकंड गाइस। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आयो, हेलो बेटा, ठीक है। तो ये वाली चीज तो क्लियर है कि मोनोमियल से डिवाइड करना, मोनोमियल मतलब मैंने बताया था ना, जो एक सिंगल लिखा हो टर्म, जब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सिंगल टर्म लिखा हो तो दिस इज मोनोमियल। अगर 2 टर्म लिखे हो यानी +2 हो जाए तो दिस इज 4x² + 2x + 3, दिस इज व्हाट, ट्राइनोमियल, 3 टर्म हो जाए। और अगर 3 से ज्यादा टर्म हो जाए तो हमारे पास में पॉलिनोमियल कह देते हैं, जैसे x की पावर 4 वो हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं। आगे बढ़े। अब मैंने बोला कि भाई जो हम मेथड कर रहे थे, उस मेथड में हम किस हिसाब से बात कर रहे हैं, किस हिसाब से चेक कर रहे हैं। पहले टर्म को मल्टीप्लिकेशन की यहां बात हो रही थी, ठीक है। तो मुझे मल्टीप्लाई करना था x - 1 को। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा, और कुछ भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं होगा, ठीक है। यस, कुछ भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको x - 1 को 2x + 3 से। सर अभी तो डिवीजन बता रहे थे, मल्टीप्लिकेशन भी क्यों आ गया।
समझिएगा बेटा, एक बार आप ये वाली फंडा समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले x से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने किया x से 2x को मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर हो गया। फिर मैंने x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x हो गया। अब मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से इसको करूंगा, तो ये हो गया कितना, -2x हो गया, -3 हो गया। तो 3x में 2x माइनस कर देंगे तो सिर्फ बचेगा x, और बाकी तो कुछ माइनस नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस x -3 मेरा आंसर आ गया। ये फंडा तब आता है जब हमारे पास में माइनस लिखा हो कि 2x स्क्वायर प्लस x -3 को डिवाइड कर दो x -1 से, डिवीजन ना हो। अब इसी चीज में हम आए, एक एक स्टेप पकड़ेंगे और कैसे करता जा रहा हूं, प्लीज गाइस समझिएगा अच्छे से, एकदम ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ओके, सो मेरे पास में एक टर्म लिखा हुआ है 16z³ + 0z + 7। सर 0z क्या है? 0z ऐसे ही लिख लिया मैंने, जिससे आपको दिक्कत ना हो। z का टर्म नहीं था इसलिए मैंने 0z वहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। z का टर्म नहीं था उसमें। इक्वेशन क्या थी मेरे पास में, 16z³ - 4z² + 7 था सर। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 0z लिख दिया है वहां पे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 0z ले दूंगा, 0 से कोई मल्टीप्लाई है तो वो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई वांट। करना है बेटा 2z - 1 से, फंडा समझ रहे हैं ना। अगर मुझे 2z - 1 से इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब, पावर क्या लिखा है। पहला टारगेट क्या होगा, हम पहले टर्म को टारगेट करेंगे कि उसको 0 कर देना। समझिए जरा फिर से, हम हमेशा पहले टर्म को टारगेट करते हैं कि उसको 0 कर दें। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में, यहां पर मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूं और फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने कहा यहां पर आपको वापस जाते हुए भी दिखेगा, ठीक है, क्लियर। इसलिए मैं यहां पर दोबारा आ गया हूं कि आपको वापस जाते हुए भी दिखाई दे। तो मैं कह रहा हूं कि 2x² + x -3 दे रखा है। इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, x -1 से करना है। मुझे पहला टर्म टारगेट करना है कि इस x को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं और ये पहला टर्म मेरा 0 हो जाए। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, अगर मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई करता हूं तो पहला टर्म मेरा 0 कर देगा। तो मेरे पास आ गया 2x² - 2x। पहला टर्म की टेंशन मेरी खत्म हो गई, खत्म पहले टर्म की टेंशन। अब मैंने क्या किया, माइनस जब किया, देखो बेटा माइनस होता है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये कितना हो गया, 3x - 3। अब क्या, x -1 दिया हुआ है, इसको 0 करना है। कैसे करेंगे, अगर मैं क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x - 3, लो 0 हो गया। फंडा समझे, इस तरफ आ जाते हैं, ठीक। तो मैंने क्या, पहले टर्म को टारगेट करना था, 2z - 1 से कुछ ऐसा, पहला टर्म मेरा 0 हो गया। तो मैं आया कि 2z लिखा हुआ है, इसको अगर 8z² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16z³ हो जाएगा। हो जाएगा ना, सभी को समझ में आ रहा है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा ये वाला फंडा। तो इसीलिए मैंने ये कर दिया। उसके बाद जो भी आया आरती इसको करेंगे तो 8z²। अब यहां माइनस होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये वाला तो 0 हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हुआ तो कितना आंसर, 4z आ गया। अब 0 का 0 मेरा टारगेट क्या बेटा, मेरा टारगेट तो ये है कि अब मुझे 4z² को 0 करना है, क्योंकि 0z तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4z² को 2z - 1 को अगर 0 करना होगा तो क्या कर लेगा वो करेगा कि इसको 2z से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 4z² ये देता है। तो मैंने क्या किया, 2z से ही मल्टीप्लाई कर दिया और इसने मुझे 4z² - 2z दे दिया, क्योंकि भाई माइनस है यहाँ पर बीच में, तो -2z। अब माइनस हुआ तो 4z² तो चला गया मेरे पास में,
लेकिन बच क्या गया, माइनस माइनस प्लस 2z बच गया है। अब क्या हो गया, 2z प्लस 7 बच गया। अब तुम्हें लगता है ये 2z 0 हो जाएगा, तो यस, मैंने कहा अगर मैं ये 2z भी चला जाएगा, देखो 2z माइनस 1, ये गया माइनस माइनस प्लस यानी कि 8, यानी रिमाइंडर मेरे पास में बच गया है। इसमें डिवाइजर है, डिविडेंड है और कोशिएंट है और रिमाइंडर भी मेरे पास में आ रहा है। इसका मतलब ये 2z माइनस 1 जो है ये मेरा पूरी तरीके से डिवाइड ही नहीं कर सकता है। ये कुछ भी हो जाए मेरे पास में रिमाइंडर छोड़कर जाएगा। बात ठीक है, समझ। यहां पर मेरे पास में कुछ 2z अगर यहीं पर होता तो 7 रिमाइंडर बच जाता, मतलब रिमाइंडर का फंडा मेरे पास में आ जाएगा। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई 8 कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर तो बच जाएगा। वो रिमाइंडर अगर मैं इंक्लूड कर देता तो शायद डिवाइड होने में इजी हो जाती मेरी सिचुएशन। ठीक है, ये फंडा समझ गए। सिद्धार्थ ठाकुर, ओके, हेलो बेटा, हेलो। ओके, अब देखो 8 बच गया मेरे पास में, इसी की बात कर रहा था, मेरे पास रिमाइंडर बच गया है। ओके, अब रिप्रेजेंट कैसे करें, जरा यहां पर रिप्रेजेंटेशन था। मैंने कहा कि अगर मैं ये वाले से इसको डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, 8z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 आ जाता है। ये तो हो गया, प्लस मेरे पास में 8 रिमाइंडर का भी आ जाता है। अब रिमाइंडर को भी मुझे 2z माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो मैं जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देता, 36 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो मैं कह दूंगा 7 होल प्लस 1/5, ऐसे तो लिखा जाता है। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 होल 1/5, ऐसे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही सेम चीज रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल में भी होगा। ये रिप्रेजेंटेशन बाबू चेंज नहीं होगा, समझ गए इस बात को। देखो वही रिप्रेजेंटेशन कर दी। बढ़ जाए आगे, मैंने कहा इससे मुझे डिवाइड करना था, पहला टर्म टारगेट किया, 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 हो गया, उसके मेरे पास ये बच गया। फिर मुझे दूसरा टर्म टारगेट करना था, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 सीधे सीधे 0 हो गया। तो फंडा यही करना है भैया, माइनस प्लस का जोड़ लगाना है और आंसर तुमको लेके आना है कि मेरे पास रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। अब ध्यान रखना, दिस इज 35, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, कभी कभी टाइपो में एरर होता है। ओके, आगे चले। अब आगे कि मुझे 7x को 28x से, ये फंडा मैंने आपको समझा दिया। एक और मेरे पास में है, ये आपके पेपर में आ चुका है बेटा, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम एज आपके बोर्ड में आया था, तो प्लीज देख लीजिए। x माइनस 1 से डिवाइड करना है, 3x क्यूब 10x स्क्वायर 9x माइनस 2 को। ठीक, मैंने देख लिया, ये आ गया मेरे पास में आंसर। फंडा आप लोग अच्छे से समझ गए हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड के एकदम चैंपियन हो चुके हो आप लोग। फैक्टर पे आ जाते हैं क्योंकि लास्ट का 1 मिनट बाकी है हमारे पास। फैक्टराइजेशन हमसे क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम हमसे ये कहती है कि अगर मेरे पास में कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है और a जो है वो क्या हो, मेरा रियल नंबर, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल ऐसा, देखो बेटा मैंने तुमको बताया था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पुराना, जिसने लेक्चर नहीं देखा पुराने लेक्चर जाके देखे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बाबू, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ऐसे डालने पर मेरे पास मेरा सिस्टम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर मेरे पास मेरा सिस्टम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर मेरे पास मेरा सिस्टम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर मेरे पास मेरा सिस्टम, डालने पर मेरे पास मेरा सिस्टम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर मेरे पास मेरा सिस्टम, डालने पर
मेरे पास मेरा सिस्टम हो जाती है किसी भी टर्म के पास में। तो यहाँ पर क्या है, क्यूब है, तो ये पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, 3 डिग्री का है। पुराने लेक्चर में ये भी समझाया, प्लीज समझिएगा इस बात को। ओके, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क लेके आया हूं, प्लीज इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना। फैक्टर में बाबू, मैं फैक्टर समझा था तुमको, यही करते हैं कि ऐसी चीज ए, ऐसा पी ए जो 0 कर दे तो x माइनस ए एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, यानी हमें पॉलिनोमियल अगर हमारे पास में दिया हुआ है जो 0 कर दे वो हमारे पास में फैक्टर हो जाता है। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें हमें दूसरा ढूंढना पड़ेगा जो इस वैल्यू को 0 कर देगा, वो हमारा फैक्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फंडा आई होप सबको क्लियर होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमी समझ में आया तो वो भी बता दीजिएगा मुझे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके होगा, समझ में सारी चीजें आई होंगी। कोई आपके पास सजेशन हो, कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो प्लीज वो भी बताइएगा मुझे। और डेली मिलते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे, डेली क्लासेस होती रहेंगी आपकी। मेरा नाम उत्कर्ष है और प्लीज क्लास में आना बिल्कुल मत भूलें। सेफ रहिए और प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपके घर के पास कोई डेली वेज वर्कर है जिसको खाने की प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। कि ऐसी चीज ए, ऐसा पी ए जो 0 कर दे तो x माइनस ए एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, यानी हमें पॉलिनोमियल अगर हमारे पास में दिया हुआ है जो 0 कर दे वो हमारे पास में फैक्टर हो जाता है। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें हमें दूसरा ढूंढना पड़ेगा जो इस वैल्यू को 0 कर देगा, वो हमारा फैक्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फंडा आई होप सबको क्लियर होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमी समझ में आया तो वो भी बता दीजिएगा मुझे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके होगा, समझ में सारी चीजें आई होंगी। कोई आपके पास सजेशन हो, कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो प्लीज वो भी बताइएगा मुझे। और डेली मिलते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे, डेली क्लासेस होती रहेंगी आपकी। मेरा नाम उत्कर्ष है और प्लीज क्लास में आना बिल्कुल मत भूलें। सेफ रहिए और प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपके घर के पास कोई डेली वेज वर्कर है जिसको खाने की प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।